पीएम मोदी कल से 4 दिन के विदेश दौरे पर दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के लिए होंगे रवाना। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी करेंगे भागीदारी। वहां मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। फिर पीएम मोदी ग्रीस के लिए होंगे रवाना। पिछले 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस का ये पहला दौरा होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 22 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक आयोजित होगा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वापसी, सतत विकास और भू राजनैतिक चुनौतियों सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर खास तौर पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त सरकारी शिक्षकों को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,580 नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा बधाई पत्र। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने मनाया हिंदू गौरव दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के कार्यों को बढ़ाया आगे। गरीब कल्याण, पिछड़ों का उत्थान और राम मंदिर का किया है निर्माण। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह की सरकार में यूपी के लोगों को हुआ था सुरक्षा और सुशासन की सरकार का एहसास। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय का चिंतन शिविर गुजरात के केवड़िया में शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा में की भागीदारी। दोनों मंत्रालयों के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी ले रहे हैं भाग। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर की जा रही है चर्चा। और शतरंज के फिडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत के आर प्रज्ञानानंद आज टाई ब्रेकर में फैबियानो कारुआना के साथ भिड़ेंगे। दोनों खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल के दूसरे राउंड का मुकाबला भी ड्रॉ पर छूटा। मैग्नस कार्लसन पहले ही कर चुके हैं फाइनल में प्रवेश। डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू। महिला एकल में पीवी सिंधु को पहले दौर में मिली बाई। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय से होगी पदक की उम्मीद। पिछली बार का प्रदर्शन दोहराते उतरेंगे श्रीकांत और लक्ष्य सेन। शानदार फॉर्म में चल रहे सात्विक चिराग पर रहेगी नजर। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। राहुल श्रेयस की वापसी, तिलक वर्मा नया चेहरा। चोटिल जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की भी वनडे टीम में हुई वापसी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 अगस्त से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। 2019 के बाद उनका ये पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी भागीदारी करेंगे। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के आमंत्रण पर इसी महीने की 25 तारीख को ग्रीस का आधिकारिक दौरा करेंगे। पिछले 40 साल में एक भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी यहां अपने समकक्ष के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। भारत ग्रीस की कारोबारी हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और ग्रीस के सभ्यतागत संबंध हैं। ये संबंध समुद्री यातायात, रक्षा, व्यापार और निवेश समेत लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के जरिए हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहानिसबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडे में कई अहम मुद्दे शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 महामारी के बाद ये पहली बार है जब ब्रिक्स देशों के नेता पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं रहेंगे। पुतिन इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान कई व्यापक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा होने की संभावना है। सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र और इथोपिया समेत 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है। Them coming to the table with us will only strengthen the South-to-South cooperation that we need for a sustainable future. So I'm absolutely delighted that the countries have come knocking at the BRICS doors rather than us having to go to them. ब्रिक्स सदस्य देश आपस में व्यापार करने के लिए स्थानीय मुद्रा पर चर्चा करेंगे। समूह भुगतान में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर भी बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। ब्रिक्स की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 40% से ज्यादा आबादी रहती है और इन देशों का विश्व की जीडीपी में 26% से अधिक योगदान है। The BRICS mechanism has the potential to become a crucial organization in determining global development. Its potential lies not only in the economy but also in the various initiatives it promotes. In my view, the BRICS countries are ready to set a reform agenda for the current global economic order.
Promoting settlement in local currencies is a big issue that will be discussed during the summit. BRICS has emphasized financial cooperation since its establishment and has promoted the reform of the World Bank and IMF, as well as establishing the new development bank. BRICS opposes the hegemony of the US dollar and pursues the reform of the global financial system. विशेषज्ञों का मानना है कि ये शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए दुनिया पर पश्चिमी देशों के प्रभाव का सामना करने का एक अहम मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोहानिसबर्ग में होने जा रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग जाएंगे, जहां वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक होगा। Honorable Prime Minister will depart tomorrow morning for Johannesburg, where he would be participating in the 15th BRICS summit that actually starts tomorrow only and concludes on 24th of August. इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित, सतत और समावेशी बहुपक्षीय विकास के लिए साझेदारी है। The theme of the BRICS summit this year is BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. This would be the first in-person BRICS summit after 3 consecutive years of virtual meetings owing to the COVID-19 pandemic. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वापसी, सतत विकास और भू राजनैतिक चुनौतियों सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। The participants are likely to deliberate on issues such as global economic recovery amid ongoing geopolitical challenges, sustainable development goals, something that would, I think, continue throughout the different sessions of the BRICS summit, women-led development, as also addressing the concern and interest and priorities of the global south. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा पर कहा कि यात्रा के दौरान दोनों पक्ष सहयोग के व्यापार और निवेश खंड का विस्तार और विविधता लाने, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, बुनियादी ढांचे के सहयोग, जहाज निर्माण उद्योग को गहरा और विस्तारित करने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को चर्चा करने का अवसर मिलेगा, आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और हमारे द्विपक्षीय जुड़ाव को व्यापक और गहरा करने में मदद होगी। Prime Minister would travel to Greece for an official visit on 25th of August 2023 at the invitation of His Excellency the Prime Minister of Greece. A ceremonial welcome on arrival in Athens, which would be followed by the visit to the tomb of the unknown soldier, where the Prime Minister would lay a wreath. Prime Minister will thereafter have a restricted and delegation level talks with the Honorable Prime Minister of Greece. Both leaders would also address the key businesses of both countries later after the delegation level talks. Prime Minister would also interact with the Indian diaspora in Greece. तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों की 15वीं बैठक कल से शुरू होने वाली है। इस बैठक पर चर्चा करते हुए हमारे संवाददाता ने भारत के शेरपा दम्मू रवि से खास बातचीत की। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पेंडेमिक के बाद ये पहला इन पर्सन लीडर समिट का आयोजन हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये बन जाता है और फोकस क्या होगा इस समिट का? फर्स्ट टाइम कोविड के बाद सारे लीडर्स फिजिकली इन पर्सन मीट हो रहा है, एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मौका है। इस समिट में 2 चीज़ों इम्पोर्टेंट एजेंडा पर है। एक तो है ब्रिक्स एक्सपेंशन के बारे में बात करेगा और दूसरा है करेंसी, नेशनल करेंसीज के बारे में बात करेगा। ये दोनों आइटम्स एजेंडा पर है और लीडर्स को एक मौका मिलेगा कि इसके ऊपर डिस्कस करें और उसके सोल्यूशन निकले। सर, हम ब्रिक्स की अगर परिभाषा देखें तो ये ग्रुपिंग है इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज का, तो आर्थिक मुद्दे क्या होंगे जिन पे खासा फोकस रहेगा इस एडिशन में? ब्रिक्स एक
प्लेटफॉर्म है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की एजेंडा और थिंकिंग एक ही है। और ब्रिक्स के देशों का जो चर्चा हो रहा है इसमें सालों से हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बड़ा करने के लिए और ग्लोबल साउथ को आगे करने के लिए, लेकिन जो ब्रिक्स देशों की जो भी है टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है और उसके स्किल्स है, सारे मिलके डेवलपिंग साउथ को, ग्लोबल साउथ को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत कर सके। अगर हम ब्रिक्स की थीम की बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका के सहयोग की बात की गई है। किस तरीके से इस सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा और भारत की भूमिका इसमें क्या होगी? इंडिया का जो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस है तो हमने सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजनरी अप्रोच से सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया। मेरे ख्याल से अफ्रीकन देशों के लिए अच्छी तरह हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये लो कॉस्ट सॉल्यूशंस है, अब देखो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो भी एलिमेंट्स है उसमें, और मिलेट्स फॉर फूड सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के बारे में इसको हम लाना काफ़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है इस समय पे। और ये करेंसी, नेशनल करेंसी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं हमेशा, इंडियन रुपी को हम इंटरनेशनली ले आना है, उसकी इस्तेमाल करनी है ट्रेडिंग में। तो ये एक अच्छी तरह मौका मिल गए कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में भी ये चर्चा हो रहा है। ये थी खास बातचीत श्री दामू रवि के साथ, जो भारत के ब्रिक्स शेरपा हैं। हमने बात की क्या थीम्स होंगे इस ब्रिक्स समिट के और क्या भारत की जो प्राथमिकताएं होंगी, प्रायोरिटीज़ होंगी, उनके बारे में। कैमरा पर्सन अंकित रावत के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज़ के लिए जोहानिसबर्ग में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। जोहानिसबर्ग में रहने वाला भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काफी उत्साहित है। I am sure India will become superpower in this world. All citizens of India who has got roots in India should be proud of welcoming our Prime Minister to South Africa. We are also very grateful to the Prime Minister of India for visiting South Africa. He is a role model of the world and he inspires everyone in this world. We hope he has an excellent stay and successful trip in South Africa. I give a warm welcome to our Prime Minister Narendra Modi ji to the Rainbow Nation in South Africa. We are so proud of your leadership and you are such an inspiring leader. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी कस्टन ने कहा कि वो आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर काफी उत्सुक हैं। Dear Prime Minister Modi, it is my privilege to welcome you and your delegation to South Africa. I've been very fortunate to spend lots of time in India during my playing and my coaching career. I also have many fond memories during my time coaching Team India and was always so grateful for the support of the proud Indian people. This year will also be very special for global cricket when the World Cup returns to India. It promises to be another great sporting spectacle and no doubt will be enjoyed by the millions of cricket fans throughout India. Finally, I wish you and all the global leaders the very best for the upcoming BRICS Summit. और वहीं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आगामी जोहानिसबर्ग दौरे को लेकर खुशी जताई। Namaskar, Modi ji. I have just spent 2 wonderful weeks with my family in incredible India, and now it's our turn to welcome you to South Africa. So, Sawubona, Dumela, Huchanet. I really hope you are well, sir. Welcome for the BRICS conference. And we know, as South Africans, that you have a massive role on the international political and economic scene, and we thank you for your inputs. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा।
अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में आज सत्र 2023-2024 में नवनियुक्त 5,500 से अधिक शिक्षकों को बधाई पत्र सौंपे गए हैं। ये कार्यक्रम भोपाल स्थित भेल बरखेड़ा स्थित सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बधाई पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकों और बड़ी संख्या में इन शिक्षकों की भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इन नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई हैं। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटालों का दौर था और आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। साथियों, सिस्टम से लीकेज रुकने का एक परिणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्याण पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर पा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2014 के बाद से देश में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर कई लोगों को रोजगार दे रहा है। 2014 के बाद से देश के गांवों में
5 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर बने। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है। यानी गांव गरीब का कल्याण भी हुआ और रोजगार के मौके भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया गया है। उन्होंने सभी को इससे प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी दिल्ली कैंट में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम अस्मिता में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ और विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उद्यमशील महिलाओं की प्रतिभा और परिश्रम को प्रोत्साहन मिलते रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि नारी समुदाय में आत्मगौरव के भाव से ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारी बहनें डेकोरेशन से लेकर यूटिलिटी तक अनेक सुंदर और उपयोगी वस्तुएं कुशलता के साथ बना रही है और प्रस्तुत कर रही है। मैं आशा करती हूं कि उद्यमशील महिलाओं की प्रतिभा और परिश्रम को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। नारी समुदाय में आत्मगौरव की भावना का आधार पर ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण करना संभव होता है। किसी की बदलाव की शुरुआत विचारों में बदलाव के साथ ही होती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 कामों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक ओर गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तक इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण करना। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए बताया कि जब उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास की खबर मिली तो उन्होंने बेहद खुशी जताई थी। जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया, उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा सरकार चुनी गई। तब यहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि किस तरह की सुरक्षा और सुशासन होना चाहिए। हम सब इस बात को जानते हैं
कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था और उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था। चंद्रयान 3 का चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद चंद्रयान 2 ने स्वागत किया है। दोनों अंतरिक्ष यानों का संपर्क स्थापित हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस बारे में सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। इसरो ने बताया कि दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। इसरो ने कहा कि अब बेंगलुरु स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX के पास अब लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से बात करने के कई रास्ते हो गए हैं। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 आगामी 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं। मून मिशन बिना किसी समस्या के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस बार हम जरूर सफल होंगे। This time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. We have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. So, but it is a complex process. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला शुरू हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर मेरी पंचायत ऐप NCBF के संचालन दिशा निर्देश, सेवा स्तरीय बेंचमार्क, स्वमूल्यांकन और मॉडल अनुबंध भी जारी किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। मेरी पंचायत ऐप योजनाओं के भ्रष्टाचार मुक्त संचालन और ऑनलाइन निगरानी में कारगर साबित होगा। ये मेरी पंचायत ऐप गुड गवर्नेंस का एक माध्यम होगा, क्योंकि पंचायत के सरपंचों को ये लगेगा कि पूरा पंचायत देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और सरकार को भी मॉनिटरिंग करने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो निर्देशन दिया था उस पर हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय लखपति दीदी अभियान के तहत शुरुआती स्तर पर 2 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जिसके लिए 9 उद्देश्य तय कर सही दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। पंचायतों में रहने वाले 10 करोड़ महिलाओं को हम ले जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जिसे हम जेंडर एम्प्लॉयमेंट पंचायत में कर रहे हैं। तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी लाल किले से उन्होंने लक्ष्य दिया है 2 करोड़। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को 2023 के दिसंबर तक हम पूरा करने की कोशिश में हैं। 2030 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है देश को। उसमें पंचायतों की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होगी, और उसके लिए हमने 9 थीम में उसको डाला है। ग्रीन विलेज, ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ पंचायत, इस ढंग से डालने का काम किया है। मुझे लगता है आज का ये 9 थीम पर
जो कार्यशाला है, ये कार्यशाला देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के केंद्र सरकार पर दिए बयानों का पलटवार किया है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि ललन सिंह को पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी संवैधानिक तौर पर निरंतर देश का विकास करने में जुटे हैं। एक सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगा रही है कि केंद्र उन्हें घर बनाने में पैसा नहीं दे रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात है उस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि सरकार अगर 24 में आई तो संविधान ही बदल जाएगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो फ्रस्ट्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में हैं। इसी कारण उनके लोग ऐसे अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर विधान सम्मत नहीं होता तो आज पूरे दुनिया में भारत 5वें स्थान पर नहीं जाता। आज विधान सम्मत नहीं होता तो 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आते। इसलिए विधान सम्मत भारत सरकार, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनका समर्पण है और विधान सम्मत ही वो आज गरीबों को 4 करोड़ घर दिया है। इसलिए जो लोग ऐसे बात कह रहे हैं वो नीतीश कुमार के फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी बेगूसराय में जाकर कहते हैं कि भारत सरकार बिहार को पैसा नहीं दे रही है और घर जो है वो बन ही नहीं रहा है। आपने लिखा कि 1100 करोड़ स्टेटमेंट दिया कि मनरेगा के मजदूरों का बाकी है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं और कहा हूं कि बिहार को जो 9 साल यूपीए सरकार का बीता उसमें केवल 9,500 के करीब मिला था पैसा मनरेगा के तहत, अभी लगभग 33,000 करोड़। ये पैसे नहीं मिला तो काम कैसे हुआ, गया कैसे, काम नहीं हुआ, मजदूरों को एक पैसा बाकी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गरीबों को घर नहीं दे रहे हैं। 1,66,000 घर मार्च में उनको दिया था कि सैंक्शन करने के लिए, उन्होंने लौटा दिया। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं घट रही हैं, किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? नीतीश बाबू से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप बिहार आपको संभाल ही नहीं रहा है। आप केवल रात और दिन सपने देखते हैं प्रधानमंत्री से बनने का। कैमरामैन आनंद कुमार और अपने सहयोगी चंद्रशेखर के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस शासन के लगभग 2 महीने की छोटी सी अवधि के भीतर किसानों द्वारा आत्महत्या के 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य में 16 से अधिक जिले सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं और लगभग 85 तालुका हैं भारी बारिश की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति के बावजूद जब किसान भाई परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीति के दबाव में कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी कावेरी का पानी रिलीज कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया। घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। लीबिया में फंसे भारतीयों को भारत सरकार के लगातार प्रयासों से स्वदेश वापस लाया गया। दरअसल भारतीय नागरिकों के बंधक होने का मामला 26 मई 2023 को ट्यूनिस में भारतीय दूतावास की जानकारी में लाया गया।
इन 17 भारतीयों को लीबिया के ज़्वारा शहर में एक हथियारबंद दल ने बंधक बना रखा था। स्वदेश लाए गए ये सभी 17 नागरिक पंजाब और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और ट्यूनिस में भारतीय दूतावास, जो कि लीबिया के मामले भी देखता है, उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। ये सभी लोग अवैध तरीके से लीबिया में घुसे थे, इसलिए इन्हें स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय दूतावास को फंसे हुए भारतीयों के परिजनों ने इस बात की सूचना दी। इन भारतीयों को लीबिया के ज़्वारा शहर में एक हथियारबंद दल ने बंधक बना रखा था। इसके बाद भारतीय दूतावास परिजनों के संपर्क में बना रहा। विदेश मंत्रालय ने परिवारों को भरोसा दिलाया कि लीबिया में फंसे सभी लोगों को स्वदेश लाया जाएगा और इसके लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए सरकार मई और जून में लीबिया की एजेंसियों के साथ इस मामले को उठाती रही। 13 जून को लीबियाई सरकार इन बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रही, लेकिन उसने इन भारतीयों को अपनी हिरासत में रखा क्योंकि वो अवैध तरीके से लीबिया में घुसे थे। ट्यूनिस में भारतीय राजदूत और दिल्ली में विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद लीबिया इन भारतीयों को रिहा करने के लिए राजी हुआ। वित्त मंत्रालय का चिंतन शिविर आज केवड़िया में शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न विभागों के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सचिवों के साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इस शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा में भागीदारी की। इस शिविर में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। देश के सभी नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के मकसद से 2014 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जन धन योजना के 9 साल इसी महीने की 28 तारीख को पूरे होने वाले हैं। इस बीच योजना ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। देश भर में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। ऐसे में आज के न्यूज़ लेंस में जानते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि अपने उद्देश्यों में कितनी सफल रही है ये योजना और सरकार ने योजना को बेहतर बनाने के लिए समय समय पर क्या प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, बचत और जमा खाते, बीमा और पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में बेहद कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के साथ ही उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल 9 अगस्त को जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के मकसद से लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है। हालांकि इन खातों में न्यूनतम धनराशि जमा करने की कोई बाध्यता नहीं होती। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 करोड़ से अधिक जनधन खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी का फायदा मिला है। आंकड़ों से जाहिर होता है कि इस योजना के जरिए बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने 28 अगस्त 2018 से नई सुविधाओं के साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना का विस्तार करते हुए इसे आगे बढ़ाया। योजना को और भी बेहतर बनाने के मकसद से सरकार ने प्रत्येक परिवार से हटकर अब बैंकिंग सेवा से वंचित हर वयस्क पर ध्यान केंद्रित किया। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया।
ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट बिना शर्तों के देने का भी फैसला लिया गया। ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा भी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। ये योजना जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है, चाहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी या जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो। इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लगभग पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया है। इस दिशा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग का फैसला किया है। ड्रोन की मदद से जारी कामों की निगरानी, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार इन ड्रोनों के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त फंड नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। ग्रामीण मंत्रालय ने कहा कि मनरेगा में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इनमें मजदूरों के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल किया जाना और बिना काम किए कुछ लोगों को वेतन मिलना शामिल है। ऐसे मामलों में ड्रोन सबूत जुटाने में मददगार होंगे। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी वाले परिपत्र में कहा गया है कि मनरेगा के तहत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। काम शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तस्वीरें खींचकर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि किए गए कार्य या निर्माण के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके विशेष निरीक्षण भी किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। प्याज की महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज से नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 25 रुपए प्रति किलो के रियायती भाव पर प्याज की बिक्री करेगी। बता दें कि पिछले दिन ही सरकार ने बफर स्टॉक से जारी होने वाले प्याज की मात्रा 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दी है। इसके अलावा सरकार ने प्याज पर 40% का निर्यात शुल्क भी लगा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पिछले 3.5 सालों में कुल 13,065 किलोमीटर राज्य सड़कों और राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में अपग्रेड किया जा चुका है। फार्मा मेडिकल डिवाइस सेक्टर में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और इनोवेशन के लिए एक राष्ट्रीय नीति अंतिम चरण में है। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के भारतीय उद्यमियों, G20 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। घरेलू पर्यटकों की यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में इजाफा होने की वजह से देश की जीडीपी में भारतीय होटल उद्योग का प्रत्यक्ष योगदान 2047 तक 1,000 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2022 में जीडीपी में होटल उद्योग का योगदान 40 अरब डॉलर पर था। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 के बाद टैक्स बंटवारे का अनुपात तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन नवंबर के अंत तक हो जाएगा। बता दें कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के वित्त संबंधों पर सलाह देता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 22 अगस्त 2023 को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। भारत एनसीएपी वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य देश में मोटर वाहनों की सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जून 2023 के दौरान कुल 17,89,000 सदस्य जुड़े हैं, जो पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। अदानी समूह की कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शहर में 2 नई ट्रांसमिशन लाइंस बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। कंपनी के अनुसार 2027 तक शहर के लिए जरूरी बिजली का 60% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करके उसे अधिक हरित बनाने की दिशा में यह एक कदम है। आईपीओ बाजार में गतिविधियां तेज। इस हफ्ते कुछ कंपनियों विष्णु प्रकाश आरपुंगलिया, एरोप्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीबीएस सप्लाई चेन और शेल्टर फार्मा के आईपीओ पर शेयर बाजार की नजर रहने वाली है।
कोयम्बटूर शहर की कुछ इमारतें पुरानी विरासत की गवाह बनी हुई हैं, लेकिन कहीं तेज आधुनिकता की दौड़ में शहर जल संचयन के अपने पुराने तौर तरीके से दूर हो गया। मसलन 100 वार्ड वाले इस शहर को पता ही नहीं चला कि शहर में पीने योग्य पानी का संकट है। अब स्मार्ट सिटी योजना से शहर तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर की प्राचीन झीलें निशानी हैं कि शहर में जल संकट जैसी समस्या नहीं रही होगी, लेकिन धीरे धीरे ये शहर शुद्ध पीने के पानी के लिए तरस गया। संकट ऐसा गहराया कि स्मार्ट सिटी मिशन से स्काडा सिस्टम लागू करना पड़ा। Coimbatore water supply projects are more than 50-60 kilometers away from the city because we have Western Ghats. So from Western Ghats, water is coming to the city. So SCADA is useful because once water is coming, we have lot of leakages. जयराम नगर में 10 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक के जरिए पानी की शहर के 60 वार्डों में पानी की सुविधा सुनिश्चित हुई है। इन टैंकों में अलग अलग साधनों से पानी पहुंचता है जो 17 लाख आबादी वाले शहर तक पहुंचता है। 140 mld of water should go to every house. So that we ensured through SCADA system. So we have set through ferrule system we have made. So the ferrule will automatically close once you use that 140 mld of water. शहर में ये सुविधा 24 घंटे की है जो 60 वार्डों तक पानी पहुंचाता है। अभी भी 40 वार्ड इंतजार में हैं कि वहां तक पानी पहुंचेगा। साल 2024 तक ऐसे वार्डों के लिए लक्ष्य रखा गया है। We have almost 14,000 kilometers of pipeline in the entire city. So we have around 6 lakh houses. So 5.5 lakh houses and all 5.5 lakh houses are being connected through pipelines. तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से पानी की सुविधा मुकम्मल हुई है। हालांकि ऐसे परिवारों को राहत जरूर मिली है जिनके घरों में 10 दिन से पानी का इंतजार होता था। अब ऐसे घरों में 24 घंटे पानी की सुविधा है। सप्लाई के जरिए 24 घंटे पानी की सुविधा मुकम्मल हुई है। पहले पानी के लिए 15 दिन का इंतजार करना पड़ता था। अब जो पानी आता है वो शुद्ध है। इससे हम सभी खुश हैं। घर तक पानी पहुंचा है तो आय का साधन भी बढ़ा है। पानी की कीमत तय होते ही खपत में भी कमी दर्ज हुई है। पानी की बर्बादी में कमी आई है। सबसे अहम स्काडा सिस्टम से आधुनिक तरीके से पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग भी हो रही है। कोयम्बटूर शहर का ये वाटर रिजर्वायर है और इस रिजर्वायर से जो पानी पूरे शहर को जाता है। पहले ये सुविधा नहीं थी क्योंकि पहले यहाँ पानी 5 दिन या 7 दिन में एक बार लोगों के घर आया करता था और लोग उसे रिजर्व करके रखते थे, उनकी यह मजबूरी थी। लेकिन अभी स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम और स्थानीय जो प्रोजेक्ट हैं उनकी मदद से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है और अभी यह स्थिति है कि लोगों के घरों में 24/7 पानी पहुंच रहा है। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, कोयम्बटूर। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में होगी। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन जो बैकअप के तौर पर हैं। सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि इसी साल भारत में होने वाले विश्व कप के लिए टीम का चुनाव भी इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप के लिए टीम चुनने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है और तब तक उनके पास वक्त है। शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के आर प्रज्ञानानंदा और अमेरिका के फेबियानो कैरुआना के बीच रविवार को खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। अब दोनों के बीच आज टाई ब्रेकर खेला जाएगा जिससे तय होगा कि फिडे विश्व कप फाइनल में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कौन खेलेगा। प्रज्ञानानंदा और कैरुआना ने शनिवार को भी ड्रॉ खेला था।
18 वर्षीय प्रज्ञानानंदा रविवार को सफेद मोहरों से खेल रहे थे, लेकिन खेल के अधिकांश समय में पीछे रहने के बावजूद वो अच्छी तरह से बचाव करने और गेम ड्रॉ कराने में सफल रहे। प्रज्ञानानंदा ने हाल ही में हमवतन अर्जुन एरिगेसी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले 4 भारतीयों में से प्रज्ञानानंदा एकमात्र भारतीय हैं जो इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। दिन भर की सुर्खी